नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी पार्टियों की तैयारियां, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार टीएमसी और कांग्रेस के बीच में पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है रार। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्पेन यानी कि विदेश के दौरे को लेकर आज लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी से मांगा जा रहा है इस विदेशी दौरे पर खर्चे का हिसाब। जी हां, पश्चिम बंगाल और कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को लेकर करारा हमला बोला है। दरअसल पश्चिम बंगाल में डेंगू के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विदेश दौरे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए हैं। बंगाल कांग्रेस चीफ और लोकसभा पार्टी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सीएम ममता बनर्जी स्पेन जा सकती हैं, लेकिन वह लोगों का दर्द समझने में पूरी तरीके से नाकाम है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही बंगाल में अगस्त सितंबर में दरमियान डेंगू के तेज संक्रमण की चेतावनी दी थी, जिसकी वजह से बंगाल के आम लोगों के प्रति सरकार की अनदेखी। इस बीच मुख्यमंत्री विदेश जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि वे लोगों का दर्द नहीं समझ सकती हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि ये तमाम बातें जो हैं वो अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही और अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक आलीशान होटल में ठहरने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, हमने सुना है मुख्यमंत्री अपना सरकारी वेतन नहीं लेती हैं, वे अपनी किताब और पेंटिंग्स की को बेचकर जो है वो गुजारा करती है। तो फिर स्पेन की होटल का खर्चा कहां से चुकाया गया? उस होटल का बिल जो है वो एक दिन का 3 लाख रुपए आता है। तो आखिरकार ये पैसा जो है वो ममता बनर्जी के पास कहां से आया? तो वहीं आपके लिए बता दें कि उन्होंने जो है वो ब्यौरा मांगा है कि आखिरकार ममता बनर्जी ने विदेश दौरे में लग्जरी सफल करार देते हुए बताया कि ममता बताएं कि उनके दौरे पर कितना रुपया खर्च हुआ है, किस उद्योगपति से बंगाल में निवेश लेकर आई हैं, वे बंगाल के लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। ये जो हमला है वो बोला गया है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से। जिस तरीके से ममता बनर्जी वो ये कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी स्पेन गई हैं, इतने लग्जरी होटल में वो ठहरी हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि आखिरकार वो किस काम से गई थी और किस बिजनेसमैन जो हैं वो लेकर आई हैं पश्चिम बंगाल के लिए निवेश। आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में हर साल जो है वो व्यापार शिखर सम्मेलन BBGS जो है वो आयोजन होता है, जिसमें दुनिया भर के प्रतिनिधि जुड़ते हैं। इसमें होने वाले खर्च का जिक्र करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विश्व बंगाल औद्योग बैठक में जो आज खर्च किया है उसका 10% भी वापस आ जाता तो बंगाल के लाखों बेरोजगारों को नौकरी मिल जाती। ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि स्पेन की कौन सी कंपनी से वह बंगाल में निवेश कराने के लिए आ रही है और किस कंपनी से वो बात कर आई हैं। शांति निकेतन के वर्ल्ड हेरिटेज पर क्या कहा है? दरअसल आपको लिए बता दें कि यूरेनस के हाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से स्थापित मुर्शिदाबाद में शांति निकेतन को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और इस पर कांग्रेस नेता ने कहा है कि शांति निकेतन को किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। आवश्यक ये है कि वहां गुरुदेव ने जिस अनुकूल माहौल के लिए शिक्षा की संस्थान स्थापना की थी वैसा हुआ ही नहीं है और वह हर रोज RSS और TMC कार्यकर्ताओं के बीच में लड़ाई हो रही है। तो जिस तरीके से आज जो है वो अधीर रंजन चौधरी और TMC यानी कि लगातार जो कांग्रेस और TMC के बीच में जो रार है वो पश्चिम बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रही है। हर मुद्दे को लेकर अधीर रंजन चौधरी जो है वो कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते हैं और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जो है वो कई बार अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की सरकार को लेकर
कई बार सवाल उठाए हैं। अब ये चीजें जो हैं वो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ ये पार्टियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों को हम एक साथ लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बड़ी टक्कर देंगे। आज ममता बनर्जी का विदेश दौरा और इससे पहले ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से हुए कई घोटालों को लेकर अधीर रंजन चौधरी जो है वो इसी तरीके से सवाल उठा चुके हैं और ममता बनर्जी से ब्यौरा भी मांग चुके हैं। कई बार तो उन्होंने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर भी हमला बोला है और पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरीके से टीएमसी की तरफ से अलग ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि हमें पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है, टीएमसी जो है वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के लिए काफी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। यानी कि ये तमाम पार्टियां जहां एक तरफ 3 जगहों से ज्यादा जगहों पर जो है वो बैठक हो चुकी है, पहला बिहार, दूसरा कर्नाटक और तीसरा मुंबई, जहां तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसी चीज का ऐलान किया कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जो है पार्टियों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, पार्टियों को देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी कहां पर कमजोर है, वहां पर उस पार्टी का समर्थन करें। अगर कहीं पर कांग्रेस कमजोर है तो कांग्रेस का अन्य पार्टियों को समर्थन करना चाहिए, जहां कांग्रेस स्ट्रांग है वहां कांग्रेस को और पार्टियों का समर्थन करना चाहिए। पर अभी तो कुछ ही महीने बाकी हैं चुनाव में, 3 से ज्यादा बैठक हो चुकी हैं, पर आज जिस तरीके से इस गठबंधन में जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि महत्वाकांक्षाओं के कारण आए नेता साथ जो है वो कहीं 2024 के चुनाव से पहले एक दूसरे से अलग ना हो जाएं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में जो है तालमेल जो है वो एक साथ बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर अभी शायद विपक्षी पार्टियों को और भी ज्यादा मीटिंग्स करने की जरूरत है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर पार्टियां इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाएंगी तो आखिरकार ये गठबंधन जो है वो 2024 के चुनाव में किस तरीके से मजबूती से दे पाएगा मोदी सरकार को टक्कर। अब खैर देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से टीएमसी और कांग्रेस के बीच में जो गठजोड़ है और जो लगातार एक दूसरे के बीच जो बैर है वो बढ़ता ही जा रहा है और महिला आरक्षण बिल को लेकर भी सभी पार्टियों ने अपनी अलग अलग राय रखी थी, पर अंत में जाकर जो है वो सभी पार्टियों को समर्थन करना पड़ा। और आज अधीर रंजन चौधरी अगर ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने कहा कि ये असल मुद्दों से हटाने के लिए जो है वो केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। यानी कि एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले लगातार एक के बाद एक जो है वो बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, जिसका एक बड़ा मुनाफा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। यानी कि वो सारी पॉलिसियां जिन पर बात 2019 में की गई थी, और अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ विपक्षी गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हराने के लिए ये गठबंधन जो है वो बन चुका है। अब देखना अहम रहेगा कि चुनाव आने तक ये कितनी पार्टियां एक साथ रहती हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।